नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है इमिग्रेशन बिल के बारे में है। सरकार के द्वारा ये नया बिल प्रपोज किया गया है। हाल ही में जो मौजूद हमारा इमिग्रेशन बिल है, उत्प्रवास अधिनियम जो है उसमें बदलावों को लेकर ये नया बिल लाया गया है। तो यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन के लिए, पब्लिक कमेंट के लिए, लोगों की राय के लिए ये बिल जो है पब्लिक डोमेन में रखा गया है। उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, इसकी कुछ खामियों की बात करेंगे, इसमें जो नई चीज़ सम्मिलित की गई है हम उनकी बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जो एक दर्दनाक इंसिडेंट हुआ जिसके चलते हुए भूस्खलन के चलते हुए 9 लोगों की मृत्यु हो गई, उस बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे कि किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं हम और इसके चलते ऐसी हमें घटनाएं देखने को मिल रही है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार, आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू की तरफ। आज का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो यह है कि फिट फॉर 55 इनिशिएटिव जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन एमिशन को कम करने के लिए लिया गया है, निम्न में से किसके द्वारा लाया गया है? आपको ऑप्शन ए है अफ्रीकन यूनियन के द्वारा, अफ्रीकी यूनियन के द्वारा ये लाया गया है। ऑप्शन बी है ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा लाया गया है। ऑप्शन सी है अरब लीग के द्वारा ये लाया गया है। ऑप्शन डी ये आसियान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। तो चलिए अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वह यह है कि इमिग्रेशन बिल 2021 उत्प्रवास बिल 2021 की एक आलोचनात्मक टिप्पणी करिए। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहे तो हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री मटेरियल के साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। उसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए इमिग्रेशन बिल 2021 उत्प्रवास बिल 2021 के बारे में चर्चा करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेश मंत्रालय है उनके द्वारा ये पब्लिक में रखा गया है, पब्लिक इनपुट्स के लिए, पब्लिक कमेंट्स के लिए। इस बिल की अगर हम बात करें तो इसका पर्पस है, इसका उद्देश्य है कि अभी तक देश में जितने भी उत्प्रवास से जुड़े हुए कानून हैं, जो सिटीजन यहाँ पे प्रवास कर देते हैं दूसरी कंट्री में, जो प्रवासी हमारे नागरिक है जो दूसरी कंट्रीज में प्रवास कर लेते हैं, तो इनसे जुड़े हुए जितने भी कानून हैं सबको एक जगह पर लाना, कंसोलिडेट करना और उनमें संशोधन लाना, ये इस बिल का उद्देश्य है। तो यहाँ पर न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी डिवीजन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। एक नीतिगत विभाग बनाया जाएगा जहां पे वेलफेयर कमेटी होंगी, हेल्प डेस्क होगा। उसके अलावा यहाँ पर प्री डिपार्चर जो एजेंसीज होती है उनसे जुड़े हुए, जो प्री डिपार्चर के लिए आपकी सहायता करती है, आपको प्रवास करने के लिए उन एजेंसीज के बारे में जानकारी होंगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनसे जो जुड़े हुए ब्रोकर्स हैं उनकी जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई है इस बिल में। इस बिल की कुछ खामियां बताई गई है। तो 1, 2, 3 खामियां हैं। हम यहाँ पर तीनों चर्चा कर लेते हैं। पहली जो खामी है वो ये है कि यहाँ पर ये ह्यूमन राइट बेस्ड फ्रेमवर्क नहीं है। क्यों ह्यूमन राइट बेस्ड फ्रेमवर्क नहीं है? क्योंकि उदाहरण के लिए अगर हम फिलीपींस जैसी कंट्री का उदाहरण देखें तो यहाँ पर क्लियरली उनके कानून में ये मेंशन है कि उनका जो कानून है वो जो फिलीपींस के नागरिक है उनकी स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, लेकिन हमारे कानून में ऐसे अधिकारों की बात बिल में नहीं की गई है। बिल उस पर यहाँ पर साइलेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें, परमिट्स मैन पावर एजेंसी टू चार्ज वर्कर्स सर्विस फीस एंड इवन अलाउ टू सेट देयर ओन लिमिट्स। तो अगर किसी मजदूर को बाहर काम करने जाना है तो एजेंसीज के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू जाना पड़ता है। अब ये जो एजेंसीज है, ब्रोकर है, ये अपनी सर्विसेज देने के लिए सर्विस फीस लेते हैं, यहाँ पर कुछ चार्जेस लेते हैं। अब इन सर्विस फीस और जो चार्जेस होंगे इस पर सरकार नियंत्रण नहीं रखेंगी। जो मैन पावर एजेंसीज है वो अपने तरीके से कितनी भी फीस जो है वो वर्कर से चार्ज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जब भी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फीस इतनी ज़्यादा होती है उन मजदूरों के लिए जो कि वर्कर्स बाहर प्रवास करते हैं काम करने के लिए, कि वो एक ऋण जाल में फंस जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहें तो वो उस लोन के साइकिल में फंस जाते हैं और वो उससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर बड़े बड़े उन्हें लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है इन फीस को चुकाने के लिए। उसके अलावा जेंडर डायमेंशन की बात करें तो वो इसमें एड्रेस नहीं किया गया है, क्योंकि
कुछ ऐसी जगह महिलाओं को काम करने का इसमें मना किया गया है जो कि जस्टिफाइड नहीं है। तो जस्टिफिकेशन के साथ में अगर हम इस चीज़ को लेकर आते तो ये ज़्यादा अच्छा होता, जो कि लैंगिक समानता को भी एड्रेस कर सकता था। उसके अलावा इमिग्रेशन लॉ की अगर हम बात करें तो इमिग्रेशन लॉ ये वो लॉ मैकेनिज्म है जो कि जिसके द्वारा जो रिक्रूटिंग एजेंट्स है उनको गवर्नमेंट सर्टिफाइड करती है। तो बहुत कम लोगों को ये पता रहता है कि जो एजेंसीज है, जो रिक्रूटिंग एजेंट्स है, ब्रोकर्स है, इनको गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। लेकिन ये जानकारी ही बहुत कम लोगों को है, और ऊपर से भी नए कानून में ये चीज़ लेकर आ गए हैं कि ये एजेंट्स कितना भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि अपने आप में गलत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अत्यधिक भार जो है ये मजदूरों पर पड़ेगा, जो लोग बाहर प्रवास कर रहे हो नागरिकों पर पड़ेगा। तो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स एब्रॉड जो है, जो प्रवासी मजदूर बाहर विदेशों में जाकर काम करते हैं, उन पर रिपोर्ट्स भी आई है। उन रिपोर्ट्स में सामने आया है कि काफ़ी ज़्यादा शोषण देखने को मिलता है। लार्ज रिक्रूटमेंट चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिक्रूटिंग एजेंट्स, उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि इन मजदूरों के पासपोर्ट जब्त कर दिए जाते हैं, इनको बंधुआ मजदूरी में ढकेल दिया जाता है, वेजेस इनकी मजदूरी काफ़ी कम मिलती है, जो इनकी लिविंग कंडीशन है वो भी अपने आप में काफ़ी ख़राब होती है। इसीलिए कई बार ऐसे रीजंस देखने को मिलते हैं कि बहुत लोगों की मृत्यु जो है वो हार्ट अटैक और रेस्पिरेटरी फेलियर से साथ संबंधित समस्याओं से हो गई है। लेकिन ये अपने आप में जस्टिफाइड नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं आती है, कोई मेडिकल रिपोर्ट देखने को नहीं मिलती है, और केवल यही कारणों के साथ में बहुत ज़्यादा संख्या में मृत्यु जो है वो गल्फ स्टेट और वेस्ट एशिया में, पश्चिमी एशिया में के देशों में, जहाँ पर हमारे मजदूर काम करने जाते हैं, वहाँ पर देखने को मिलती है। भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर हम रेमिटेंस की बात करें, मतलब बाहर की कंट्रीज से जो हमारे यहाँ पर पैसा कमा के वर्कर्स लाते हैं, उनमें हम सबसे टॉप में हैं। 69 मिलियन का रेमिटेंस यूएस डॉलर्स में हमारे देश में आता है। उसके बाद में चीन में 64 मिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस आता है। वही तीसरी कंट्री फिलीपींस है। फिलीपींस का जैसे हमने उदाहरण लिया, काफ़ी अच्छा यहाँ का कानून है। हमारे अपने उन सिटीजन्स, जो फिलीपींस के सिटीजन्स हैं, उनके नागरिकों को काफ़ी क्लियरली ये रिकॉग्नाइज करता है। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं, जो कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी के बारे में बात करता है। क्यों हम पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, खासकर उन जगहों पर जो कि हिमालयन जो स्टेट्स है वहाँ, उनके संदर्भ में हम बात करेंगे। हाल ही में 8 टूरिस्ट जो है उनकी मृत्यु हो गई किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। तो जैसे आपने पिक्चर्स में देखा भी होगा, न्यूज़ में आपने देखा होगा कि एक लैंडस्लाइड होता है, ऊपर से बड़े बड़े स्टोन्स गिरते हैं और एक ब्रिज है, उस ब्रिज पर गिरता है और ब्रिज एक कुछ ही सेकंड्स में नीचे कोलैप्स हो जाता है। उस ब्रिज से एक वैन जा रही थी जिसमें 8 टूरिस्ट थे। इन 8 टूरिस्ट की मृत्यु हो गई ये ब्रिज कोलैप्स करने के चलते। तो अपने आप में ऐसी जो भयावह ये जो दृश्य देखने को मिलते हैं, भूस्खलन देखने को मिलता है। कुछ साल पहले उत्तराखंड में भी हमको ये ऐसा नज़ारे देखने को मिले, बहुत लोगों की मृत्यु हुई। उत्तराखंड में भी छोटे मोटे ऐसे इंसिडेंट देखने को ही मिलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये आ जाती है कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, जो पर्यावरण है, उसे बचाने की और इससे यथास्थिति बरकरार रखने की आवश्यकता है। खासकर हिमाचल और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों में यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है वो धीरे धीरे खत्म होते हुए जा रहा है, जिसके चलते हुए ये भूस्खलन जैसी और बाढ़ और उसके अलावा अर्थक्वेक जैसी समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पर जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है इन राज्यों में, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक आलोचना खड़ी करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को, पर्यावरण को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। कुछ रिलेवेंट अनुसंधान और रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एनर्जी 2018-19 में इनके द्वारा पता चला कि जितने एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर प्लांट हैं इन स्टेट्स में, उनसे 2 गुने हो गए हैं।
यहाँ पर एक और रिपोर्ट से ये भी बताया गया कि जो रिवर्स का पानी है, जो नदियों का पानी है, 1/4 जो है इन डैम्स में ही जा रहा है। टर्नल्स भी यहाँ पर 72% तक डाइवर्ट कर दी जा रही है, मतलब जो उनका नेचुरल कोर्स है उनसे बदल दिया जा रहा है। अब इससे लाजमी है कि अगर आप नेचर के साथ में खिलवाड़ करोगे तो नेचर आपके साथ में ज़रूर, आपके साथ में भी नेचर खिलवाड़ करेगा। उसी के चलते 2015 में जो नेपाल में यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उसके पीछे भी बात की गई कि जो सिस्मिक एक्टिविटी है उसके पीछे बड़ा कारण हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर्स थे। हम बात तो करते हैं ग्रीन एनर्जी को, कोल को रिप्लेस करके ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने की। अब ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए हम मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है। लेकिन ये कहाँ तक ग्रीन एनर्जी का स्रोत हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इनसे एक और तो आप कार्बन उत्सर्जन कम कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा जो कोयले से होता है, लेकिन दूसरी ओर ये हमारी पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को खराब कर रहा है। उसके चलते हुए ऐसी भूस्खलन और भूकंप, बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो ये प्रश्न जरूर उठता है कि किस तरीके से हम इन्हें ग्रीन एनर्जी सोर्स कह सकते हैं। ये इस तरीके का आर्टिकल जो है हमने पिछले हफ्ते पे भी चर्चा करी थी। एक डिटेल्ड आर्टिकल था कि ग्रीन एनर्जी क्या है, वो वास्तविक में क्या है। तो चलिए देखते हैं कि सरकार क्या कदम उठाती है इस बारे में, हम क्या शिक्षा लेते हैं इनसे, हाँ एक देश के रूप में। ये तो आगे आने वाले समय में देखने वाली बात रहेगी। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को ऑडियो फॉर्म में भी अलग अलग पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। और वही अगर आप पॉडकास्ट में सुन रहे हैं तो यूट्यूब पे भी आप इसको साथ में देख सकते हैं, स्लाइड्स के साथ में, और सुन भी सकते हैं। आपको पॉडकास्ट चैनल्स पे यूट्यूब के लिंक साथ में मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।